देखो इसमें दिया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 3 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो क्रमागत का मतलब आता है कि क्रम से जो संख्याएं आती हैं, जैसे एक आता है तो एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आता है ना कि एक के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो इनको बोलते हैं क्रम से आने वाले नंबर। अब इसमें से हमें क्या लेना है, कोई भी 3 संख्याएं लेनी है। जैसे पहली संख्या मैंने 1 ले ली, तो अगली लेनी होगी मुझे 2, अगली लेनी होगी मुझे 3, और इनका क्या करना है, गुणनफल करना है, मतलब गुणा करना है। तो ठीक है, गुणा कर दो तो कितना आएगा मेरे पास, 6 आएगा। अब कोई से भी 3 संख्याएं ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ से शुरू कर दिया तो पहले 3 ले लिया, अगली आएगी 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो ये भी 3 क्रमागत संख्याएं होगी। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 चौको 12 और 12 पंजे 60, देखो 60 आएगा। वैसे अगला नंबर जैसे मैंने यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे जैसे 4 से शुरू कर दिया तो 4 होगा, अगले बार 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6। अब इनको भी गुणा कर दो तो 6 पंजे 30 और 30 चौको कितना होगा, यहाँ पे 30 गुणा 4 करेंगे, 3 चौको 12, मतलब ये हो जाएगा 120। ठीक है। अब अगला कोई से भी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे मैं ले सकता हूँ, अगर मैंने 25 ले लिया तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 26, अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 27। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 25, 26 और 27। अब क्योंकि इसमें दिया है कि गुणनफल करना है तो इनका गुणा करके देख लो कितना आएगा। इनका गुणा करके देख लेना, जो भी संख्या आएगी यहाँ पे लिख देना। अब इसमें दिया है कि इनका गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। अब 6 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है, देखो आपको दिख रहा होगा, इनको गुणा करके मुझे यहाँ पे 6 मिल रहा है। अब 6 में 6 का भाग करेंगे तो देखो पूरी पूरी बार जाएगा ना, विभाज्य हो रहा है। वैसे ही देखो 3 क्रमागत संख्याएं, इनको हमें गुणा करके हमें 60 मिल रहा है। अब 60 को हमें 6 से विभाजित करके देखना है, देखो पूरी पूरी बार होगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, फिर 0 और 0 यहाँ पे उतारेंगे तो 10 बार जा रहा है। वैसे 120 का करके देखना तो पूरी पूरी बार जाएगा। अब ऐसे क्यों होता है, इसका रीज़न भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि 6 किससे मिलकर बना होता है, 6 मिलकर बना होता है 2 गुणा 3 से। 2 गुणा 3 से मिलकर बना होता है, मतलब 2 के, अगर मैं 2 के गुणज निकालूँ, 2 के गुणज निकालूँ, वैसे ही अगर मैं 3 के गुणज निकालूँ तो 2 के गुणज और 3 के गुणज का मतलब ये होगा कि 2 के और 3 के पहाड़े में यहाँ पे कौन सी संख्याएं आएंगी। अब देखो अगर मैं कोई सी भी 3 क्रमागत संख्याएं लेता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो 2 के गुणज भी आएंगे उसमें और 3 के गुणज भी आएंगे। जैसे पहली संख्या है तो 2 का गुणज कौन कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का गुणज 2 है, और 3 का गुणज कौन सा है, 3 का गुणज 3 है। ठीक है। वैसे अगर मैं इसमें देखता हूँ तो देखो 2 का गुणज क्या है, 4 है। ठीक है। और 3 का गुणज क्या है, 3 है। ठीक है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं इस वाली संख्या की बात करता हूँ तो इसमें 2 का गुणज कौन सा है, ये वाला है। 2 का गुणज 4 है, देखो 6 भी हो सकता है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का गुणज आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है और 3 का गुणज यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने 6 ले लिया। ठीक है। वैसे अगर मैं अगली संख्या ये वाली लेता हूँ तो देखो इसमें 2 का गुणज कौन सा है, ये 26 वाला है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 26 कितनी बार आता है, 13 गुणा 2 करेंगे तो 26 आएगा, इसको गुणज बोलते हैं। ठीक है, 26 आएगा। फिर 13 3 के गुणज लेंगे तो ये जो 27 है, ये क्या आएगा, 3 का गुणज आएगा, यहाँ पे 27 आएगा। तो आप देखना कि कोई भी अगर 3 क्रमागत संख्याएं अगर हम लेते हैं तो उसमें 2 का गुणज भी आएगा और 3 का गुणज भी आएगा। अब 2 और 3 का गुणज आ रहा है तो इनको गुणा करके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब वो जो संख्या जब हम उसको गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो भी 6 से विभाज्य होगी, इसीलिए ये चीज़ होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो उदाहरण 1, 2, 3, 4 आप कितने भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण मैंने बता दिए, बाकी इसका रीज़न मतलब कहाँ से ये चीज़ आती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 2 क्रमागत, यहाँ पे विषय नहीं होगा बल्कि विषम होगा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। अब देखो 2 क्रमागत विषम संख्याएं, सबसे पहले तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। अब इसमें दिया है कि 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। जैसे पहली संख्या मैंने 1 ले ली तो अगली संख्या मुझे 3 लेनी होगी। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमें करना है, तो योग का मतलब इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के देखो 3 और 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। वैसे ही कोई सी भी अगली संख्या ले लो, जैसे मैंने 3 और 5 ले लिया, तो पहली संख्या मैंने 3 ले ली, अब 3 के बाद तो 5 ही आता है ना क्रमागत, क्योंकि क्रम की बात हो रही है, तो 3 के बाद 5 आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इनका भी योग करना है तो 5 और 3 कितना आएगा, 8। अब जैसे यहाँ छोड़ दो, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया
13 और 15 मुझे लेना है। तो 13 और 13 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 15 होगी। तो इनको जोड़ दो, यहाँ पे कितना होगा, 5 और 3 ये हो जाएगा 8, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, इनको जोड़ के यहाँ पे 4 आ रहा है। अब 4 में अगर मैं 4 का भाग करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 में अगर मैं 8 का भाग करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो 28 आ रहा है, तो 28 में अगर मैं 28 4 का भाग 8 का भाग, यानी गलत बोल दिया मैंने, 4 से विभाजित होनी चाहिए ना। तो इसमें अगर मैं 4 का भाग करता हूँ, 8 में अगर मैं 4 का भाग करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाएगा। वैसे ही 28 में 4 का भाग करेंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि दो क्रमागत जब विषम संख्या हम लेते हैं तो मुझे ऐसी संख्या मिलेगी जो 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो इसमें हमें क्या लिखना था, कुछ उदाहरण लिखने थे। तो ये देखो 3 उदाहरण मैंने दे दिए, तो ये तीनों उदाहरण आप दे सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 29, 29 एक विषम संख्या है, तो अगली क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। अब इनको जोड़ के देख लो, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 3 और 2 5 और 1 6। अब 60 में देखो अगर मैं 4 का भाग करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। अब देखो इसमें हमें देखने हैं कि अभाज्य गुणनखंड, केवल अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है खुद वो संख्या, उसी को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे 24 है, तो 24 के गुणनखंड आपको दिख रहा होगा, एक तो 2 है, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 3 अभाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 के हम 2 से अधिक गुणनखंड कर सकते हैं, 1 2 और 4, 4 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं। जबकि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो दो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है 1, दूसरी होती है खुद वो संख्या। तो 4 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ए वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया है, 56 के गुणनखंड ये वाले किए गए हैं। अब देखो एक का गुणा तो किसी भी संख्या के साथ में करेंगे वही आता है, तो एक को हम छोड़ देंगे यहाँ से। तो देखो 7 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड एक तो बी हो गया। बाकी अगर मैं इसका चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2, 5 और 7 किए गए हैं। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी और 7 भी, तो ये भी क्या है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, तो यहाँ पे ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा 2, 3 और 9। अब देखो 9 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, क्योंकि 9 के कौन कौन से गुणनखंड है, एक तो है 1, एक है 3, एक है 9, मतलब 2 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि इसमें गुणनखंड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन से होंगे, केवल बी और सी होंगे बस। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या ये जो संख्या है ये 45 से विभाज्य है कि नहीं है। बिना भाग किए मतलब हमें ये चेक करके ऐसे नहीं बताना है कि 45 का भाग 25,110 में करेंगे तो तब पूरी पूरी भाग बाहर जा रहा है, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे हमें नहीं करना है। ये हमें स्टार्टिंग में ही दिया है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमें ये चेक करना है कि 6 का भाग किसी भी संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते थे, 2 और 3 इसके लिए चेक करते थे कि मतलब किसी संख्या में अगर 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है और 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। जैसे अगर 12 है तो 12 में देखो 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है और 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 12 में 6 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। अब देखो जैसे 8 है, तो 8 में देखो 2 का भाग तो जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। तो सेम टू सेम वही चीज़, वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 को एक तो मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 होता है, और एक लिख सकता हूँ 3 गुणा 15, 15 भी कितना होता है, 45 होता है। अब देखो इन दोनों में से हमें कौन सी लेनी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन दोनों का अगर मैं सह अभाज्य संख्याएं लिखूं, मतलब ये दोनों को देखूं, तो ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये है कि इनका अगर मैं सारो गुणनखंड निकालूं, सारो गुणनखंड क्या होता है, सह अभाज्य संख्याओं का 1 होता है। ठीक है, तो मतलब अगर 2 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा, और 3 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 3 आएगा। तो सारो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसा गुणनखंड जो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। तो केवल एक ही है ना जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसी को बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं।
सहअभाज्य संख्याएं मतलब जिनका सारा गुणनखंड 1 आता है। अब यहाँ पे चेक करके देख लो, जैसे 9 के गुणनखंड हम करेंगे क्योंकि 9 गुणा 5 आ रहा है ना, तो इन दोनों में चेक करके देख लो 9 और 5। तो इनका देखो अगर मैं सारा गुणनखंड निकालूंगा तो 9 के गुणनखंड होंगे 1, 3 और 9। वैसे ही 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। अब देखो इसमें अगर मैं गुणनखंड निकालने जाऊँगा तो केवल एक ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आई है। अब जैसे अगर मैं ये वाला अगर लेता हूँ तो इसमें आपको दिख रहा होगा 3 के गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 आएगा, और 15 के गुणनखंड अगर मैं करता हूँ तो 1, 3, 5 और 15 आएगा। तो अगर इन दोनों का गुणनखंड में मतलब सारा गुणनखंड निकालो तो एक तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक तो आ ही रहा है, बट यहाँ पे देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, तो इसको नहीं लेंगे हम, केवल इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, सहअभाज्य संख्याएं चाहिए होती हैं। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या ऐसी हो जिसमें 9 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है और 5 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है। इसका मतलब 9 गुणा 5 45 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। जैसे किसी भी संख्या में 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है और 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। तो वही चीज़ है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको केवल समझाने के लिए बोली हैं, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, ये केवल समझाने के लिए मैंने बोली हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब देखो, इसको मैं लिखूँगा 4 गुणा, ये 4 नहीं सॉरी 9 गुणा 5। अब 9 गुणा 5 क्यों लिखा है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें मुझे चेक करना है कि 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो 5 के लिए तो ये चेक करते हैं ना, स्टार्टिंग का ये नंबर देखते हैं, अगर 0 हो या 5 हो तो इसका मतलब इस संख्या में भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 होने का मतलब 5 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, अब 9 के लिए चेक करेंगे तो 9 के लिए क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। तो अंकों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 2, 5, 1, 1 और 0। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 और 2 7, 8, 9। तो 9 आ रहा है, देखो 9 में 9 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे भाग नहीं किया, डायरेक्ट पता लगा दिया कि 9 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 45 का भाग भी जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखेंगे 45 के सहअभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड हमने कर दिए 9 गुणा 5। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद देखो यहाँ पे जो 25 मतलब 25,110 है वो 5 से विभाजित होती है। ये तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब 5 से विभाजित होगी। वैसे ही 25,110 जो है वो 9 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो इसका मतलब इसके अंकों को जोड़ के हमने देख लिया। अब 5 और 9 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब जो 25,110 है वो 5 गुणा 9 मतलब 45 से भी विभाजित होगी, और यही हमें यहाँ पे चेक करना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, यह 2 गुणा 3 बराबर 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ दी गई है कि सबसे पहले तो ये दिया है कि जो 18 है वो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 का भाग अगर 18 में करते हैं तो पूरी पूरी बार जाता है, और 3 का भाग भी करते हैं तो पूरी पूरी बार जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यह 2 गुणा 3 मतलब 2 गुणा 3 बराबर 6, 6 से भी विभाजित होगी। तो आपको दिख रहा होगा 6 भागा 18 करेंगे तो पूरी पूरी बार भाग जाता है। यहाँ पे तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। आगे दिया है इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो मान लीजिए वो संख्या है 12। देखो 12 आप दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं इसमें भाग करूँगा, ठीक है, मतलब 4 का भाग अगर मैं 12 में करूँगा तो पूरी पूरी बार जाएगा, और 24 में करेंगे तो ये 24 नहीं सॉरी, यहाँ पे भी संख्या 12 लेनी है ना, तो यहाँ पे देखो 12 हो जाएगा। तो 6 का भाग 12 में करेंगे तब भी पूरी पूरी बार जाएगा। अब आगे दिया है क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 12 है वो 4 गुणा 6 इससे 4 गुणा 6 मतलब 24 से भी विभाज्य होगी। अब देखो 12 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, पर 24 से तो विभाजित नहीं है ना, आप चेक करके देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनका क्या आना चाहिए, ये सहअभाज्य संख्या आनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये है कि इनका जो सार्वगुणनखंड है वो 1 के बराबर आएगा, तभी ऐसे हो सकता है। जैसे इन दोनों का सार्वगुणनखंड कितना है, 1 है। वैसे अगर मैं 4 और 6, 4 गुणा 6 है ना, तो 4 का अगर मैं गुणनखंड निकालूँ तो 1, 2 और 4 होता है। 6 के गुणनखंड में निकालूँ तो 1, 2
3 और 6 ये होता है। अब अगर मैं इनके गुणनखंड, सारों गुणनखंड का मतलब ऐसा गुणनखंड जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो, तो एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो एक तो आ जाएगा एक, और दूसरा आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो अगला आ जाएगा 2। तो मैंने क्या बोला, सारों गुणनखंड एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक तो एक है और 2 भी है, तो ये नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारों गुणनखंड क्या है, केवल एक नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। जो कि अगर मुझे उदाहरण देना है तो 12 का उदाहरण मैंने दे दिया कि 12 का भाग 4 में, तो ये 4 का भाग 12 में तो जा रहा है, वैसे ही 6 का भाग भी 12 में जा रहा है, बट 24 का नहीं जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे दी है। तो अगर मुझे ढंग से यहाँ पे उदाहरण लिखना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, ऐसी संख्या जैसे मैंने ले ली, ऐसे संख्या मान लीजिए 36 ले ली मैंने, ठीक है। अब देखो 36 में अगर मैं भाग करूँगा किसका, 4 का, पूरी पूरी बार जाएगा। वैसे ही 36 में भाग करूँगा मैं 6 का, पूरी पूरी बार जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 36 में भाग करता हूँ किसका, 24 का, तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। अब यहाँ पे लिखना कैसे है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 36 4 से विभाजित है, ठीक है। वैसे ही 36 जो है वो 6 से भी विभाजित है, परंतु जो 36 है वो 24 से विभाजित नहीं है। तो इसमें दिया है कि हमें क्या लिखना है, एक उदाहरण देना है, तो एक उदाहरण ये हमने दे दिया, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से और भी दे सकते हैं, तो इसको आप खुद ही देख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, तो क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो अभाज्य गुण, सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, तो ये होता है, एक तो होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ये संख्याएं ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। तो सबसे छोटे गुणनखंड हमने ये निकाल दिए, ये गुणनखंड नहीं सॉरी अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। तो देखो अगर मैं 4 संख्याएं बनाऊंगा तो मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो मतलब सबसे छोटी संख्या मुझे बनानी है, तो पहले क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनानी है तो पहले सबसे छोटा अंक आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे छोटा अंक 2 है तो 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें दिया है भिन्न भिन्न, मतलब 2 दोबारा नहीं आना चाहिए, तो 2 के बाद अगली छोटी संख्या 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद अगली छोटी संख्या 5 है तो 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 है तो 7 हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे दिया है 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, वो भी सबसे छोटे वाले लिख दिए। अब कौन सी संख्या है, इनको गुणा कर दो, तो गुणा करके देखो कितना आ रहा है, पहले इन दोनों को 3 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, गुणा 7 गुणा 5 करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल होगी 3 और 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 221 हो जाएगी, ठीक है। तो आगे दिया है कि क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, 210 है। बाकी आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, देखो कितना आ रहा है 210 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 3.5 है वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।